11th के टॉपिक की बारी है, नहीं 12th आज 12th ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी। आज हम लोग 12th का टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं लेट आया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और स्टार्ट करते हैं। करंट में क्या पढ़ रहे थे, पढ़ क्या रहे थे यार करंट में? करंट में क्या पढ़ रहे थे हैं? अच्छा, समझ गया ठीक। देखो एक बार थोड़ा लगा देना, ये लेक्चर 3 है आज है, लेक्चर 3। चलिए देखिए, तो लास्ट क्लास में हम आपको बोले कि रेसिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर है ना? कब? जब व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर भी हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हम कल क्या बताए कि भाई डेल्टा वी बाई वी जो है वो डेल्टा एल बाई एल 1 - 2 सिग्मा होता है, ये फॉर्मूला है। तो लेंथ में चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा, है कि नहीं? तो वेयर वायर इज व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, और पॉइजन्स रेशियो क्या होना चाहिए? पॉइजन्स रेशियो सिग्मा बराबर 0.5 होना चाहिए। इफ, यहाँ लिख दो इफ पॉइजन्स रेशियो सिग्मा बराबर 0.5, क्योंकि सिग्मा को 0.5 लेंगे ये 0 हो जाएगा, तो फ्रैक वॉल्यूम में चेंज 0 हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो इसी एक शर्त पे ये वाला फॉर्मूला हम जो है अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज और कहीं अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए, ये सब बात तो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये बात किए, स्ट्रेच करने पे हुआ क्या हुआ ये बात किए, रेसिस्टेंस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, तब कैसे निकालेंगे रेसिस्टेंस, ये सब हम लोग बेसिक बात किए। आज हम आगे बात करेंगे बैटरी के बारे में, है ना? बैटरी के बारे में बेसिक बात आपको हम बताए थे कि बैटरी क्या है कि जो एनर्जी स्टोर करे, और बैटरी जिसके एक्रॉस लगेगा उसके एक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। ये बैटरी के बारे में बात हो चुकी है कैपेसिटर में पहले ही, उससे आगे बढ़ रहे हैं बैटरी को लेके, है ना? तो हमारा सवाल ये है, टाइप्स ऑफ बैटरी से हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी, टाइप्स ऑफ बैटरी। देखो, टाइप्स ऑफ बैटरी तो दो तरह का बैटरी है। एक है आइडियल आइडियल बैटरी, और दूसरा है प्रैक्टिकल बैटरी। आइडियल बैटरी एंड प्रैक्टिकल बैटरी। आइडियल बैटरी में क्या होता है ये देखिए, जैसे एक में हम लोग आइडियल बैटरी की बात करते हैं। आइडियल बैटरी, if the internal resistance of battery, if the internal resistance of battery is equal to 0, if the internal resistance of battery is equal to
0, then the battery is called ideal. Then the battery is called ideal. क्या है? If the internal resistance of battery is equal to 0, then the battery is called ideal. जैसे कोई बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ एक्साई है, ईएमएफ एक्साई है, इसका कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, तो बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो एक्साई के ही बराबर होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर एक्साई, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? आइडियल बैटरी के लिए। माने आइडियल बैटरी का अपना कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तब। ठीक है, ये एक बार नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, दूसरा प्रैक्टिकल बैटरी। प्रैक्टिकल बैटरी, तो प्रैक्टिकल बैटरी में क्या होगा? इफ बैटरी हैज some internal resistance, then the battery is called practical battery, है ना। अब देखो सिंबॉलिकली, यानी बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस है, लेकिन सिंबॉलिकली हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ये और ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये एक्साई और ये आर, ये पूरा सिस्टम बैटरी हो गया। ये पूरा सिस्टम क्या हो गया? बैटरी। आर क्या है यहां पर? इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये। अब यहां पे अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और अपने को ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी जैसे ये आर अंदर में ही है, हम दिखाने के लिए बाहर दिखा रहे हैं, चूंकि दिखाएंगे कैसे, तो सिंबॉलिकली ऐसे दिखा रहे हैं। बट आप मान लीजिए कि ये बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कैसे निकालें? तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि करंट फ्लो कैसे कर रहा है, यानी बैटरी चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप इस बात को देखिए, समझिएगा ध्यान से, है ना। अब एक में हम लोग लिखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी चार्ज हो रहा है, तो जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो कैसे करंट फ्लो करेगा, ये बात समझने का है। जैसे ये अपना ये एक्साई, ये आर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, माने पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट जाएगा और निगेटिव से निकलेगा। इसको ऐसे समझिए आप अलग से, ऐसे करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का इधर फ्लो होना,
इसका मतलब है कि इधर कौन फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर कौन फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर है। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, तो ये हाई है और ये लो है, तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ है तो वो चार्ज को खुद फ्लो करा देगा ना। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्यूई किधर फोर्स लगेगा, इधर ही लगेगा। यानी बैटरी को कोई एफर्ट करना नहीं पड़ा इस करंट को फ्लो कराने में। ये करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, चूंकि पॉजिटिव चार्ज हाई से लो मूव करता है, तो ये करंट स्वतः फ्लो कर जाएगा। यानी यहां पर बैटरी वर्क नहीं किया है, बैटरी के ऊपर वर्क हुआ। यानी बैटरी के ऊपर वर्क हुआ मतलब बैटरी चार्ज हुआ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर दिया है ना, तब तो यहां बैटरी को कोई काम करना नहीं पड़ा, इवन बैटरी के ऊपर काम हुआ मतलब बैटरी चार्ज हुआ। तो आप याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाए और निगेटिव से निकले, ऐसा सिचुएशन हो, तो ये चार्जिंग का केस होता है। तो चार्जिंग के केस में ये पॉइंट ए है, ये बी है। इस पॉइंट को हम कुछ और अगर मान लें, इस पॉइंट को अगर हम m मान लेते हैं, इसको m, तो यहां VA माइनस VB क्या होगा ये बताओ। VA माइनस VB बराबर VA माइनस VM अब प्लस VM माइनस VB। कोई दिक्कत है, A में से M को घटाए अब फिर प्लस M में से B को घटाए, ये माइनस VM प्लस VM तो कट ही जाएगा ना, तो बचा क्या, VA माइनस VB ही बचा। माने दो पार्ट में तोड़ के लिख लिए, यहां से यहां तक का डिफरेंस अब प्लस यहां से यहां तक का डिफरेंस, दोनों डिफरेंस को जोड़ देंगे तो टोटल डिफरेंस ए और बी के बीच का निकल गया। अब इस बात को ऐसे आप समझिए थोड़ा, है ना, ऐसे समझ। अब ये बताओ कि अगर ये रेसिस्टेंस है, यहां एक अलग सिचुएशन तुम्हारे सामने, देखो तो पूरा बोर्ड आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो सपोज करो ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट का फ्लो किधर हो रहा है जी, करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। करंट का फ्लो हमेशा किधर होगा, हाई से लो। क्यों, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्या बोले, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हाई से लो है, तो करंट भी हमेशा हाई से लो फ्लो करेगा। हम लिखेंगे इस बात को, इस बात को यहां लिख रहे हैं, इस बात को, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। करंट हमेशा हाई से लो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सी हाई है, डी लो है। तो जब VC माइनस VD करेंगे तो VC माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, और ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, IR। ओम्स लॉ क्या पढ़े अभी, ओम्स लॉ में पढ़े VC माइनस VD, यानी दो कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये V है, ये कंडक्टर का दो एंड है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD, ये क्या होगा जी, I इंटू R, जहां R रेसिस्टेंस। बोलिए, तो हाई से लो को घटाए तो प्लस आया, लो से हाई को घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस लिखने में कोई दिक्कत है क्या, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पर इस बात को भी साथ साथ मेंशन कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने ध्यान रखने योग्य है। ये तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं कि ओम्स लॉ यही है, V बराबर आई आर। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट थ्रू कंडक्टर, R मतलब रेसिस्टेंस। तो अब इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो उस लिहाज से आप यहाँ देखो, VA माइनस VM क्या है? VA माइनस VM एक्साई है, हाई माइनस लो। उसके बाद M माइनस बी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हाई में से लो को घटाएंगे तो ये भी प्लस होगा IR। बोलिए किसी को दिक्कत है? जो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखे इसमें किसी को दिक्कत है? करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो IR पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी हो गया, इतना आप पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो। अब देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, कोई कुछ कर है क्या? नंदू पाटिल, नमस्ते सर जी, न्यू हियर, बहुत अच्छा है, आप एकदम क्लास करिए नंदू जी, ठीक है। अब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये बैटरी है, ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये पूरा बैटरी का पार्ट हुआ। डिस्चार्ज हो रहा है मतलब करंट अब कैसे फ्लो कर रहा होगा? अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सोचो, इसको अलग से भी आप सोच के देखिए कि अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करंट आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को अपना ताकत लगाना पड़ेगा, अपना क्षमता इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ये करंट फ्लो करेगा। तो ऐसा करने के में बैटरी क्या होगा? खुद डिस्चार्ज होगा। तो ये केस हुआ डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी का, याद रखिएगा। बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। अब बताओ A माइनस बी क्या होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर ये पॉइंट M है, फिर एक बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर A माइनस M, वही बात फिर से एक बार, VA माइनस VM प्लस VM माइनस VB, कितना होगा जी? VA माइनस VM एक्साई, ये एक्साई है। इस बार करंट ऐसे आ रहा है और हम M से B जा रहे हैं, VA माइनस VB, लेकिन करंट इधर है। तो करंट के अपोजिट जब डिफरेंस निकालेंगे तो निगेटिव होगा, करंट के डायरेक्शन में डिफरेंस लेंगे तो पॉजिटिव होगा, यही बात हम समझा रहे थे। क्या हुआ यहाँ पर? एक्साई माइनस IR, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्साई माइनस IR हुआ। बोलिए, तो प्रैक्टिकल बैटरी में जब बैटरी के पास अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चार्जिंग में अलग होगा, डिस्चार्जिंग में अलग होगा। ये बात एकदम ध्यान देने योग्य है ना। आगे हम लोग बढ़ें, देखिए लिखते हैं, मिटा दें, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करो तो, द टर्मिनल पोटेंशियल
difference across battery ऐसे लिखो द मैक्सिमम एंड मिनिमम, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the battery is 10 volt and 8 volt respectively. If 2 ampere current passes through the battery, then find EMF and internal resistance of battery. बताइए, then find EMF and internal resistance of battery. क्या होगा बैटरी का EMF या इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, यही सवाल है। तो देखो क्या है ना कि ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा, सही है। तो चार्ज हो रहा है मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो ये ए और ये बी, तो वी ए माइनस वी बी का मैक्सिमम वैल्यू हो गया एक्साई प्लस आई आर, और ये कितना है भाई 10 है ना। और यही अगर ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा ऐसे, और ये ए और ये बी है, तो वी ए माइनस वी बी का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, वो है एक्साई माइनस आई आर। मैक्सिमम एक्साई प्लस आई आर और मिनिमम एक्साई माइनस आई आर। ठीक, क्या होगा, ये 8 है, ये 1 और ये 2, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, ये 2 एक्साई बराबर 18, तो एक्साई बराबर 9 वोल्ट, एक्साई कितना आ गया 9 वोल्ट। सही है ना। और एक्साई जब 9 वोल्ट आ गया तो फ्रॉम ये फर्स्ट प्लस सेकेंड से कर दिए, और फ्रॉम फर्स्ट 9 प्लस आई आर इज इक्वल टू 10, यानी 9 प्लस आई क्या था 2 एम्पियर, 2 आर प्लस इज इक्वल टू 10, यानी आर इज इक्वल टू 0.5 ओम। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत है कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। याद रखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्साई प्लस आई आर कब है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्साई माइनस आई आर कब है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप जवाब कर सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ रहे हैं और भी कुछ बढ़िया सवाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अभी तक हम लोग बैटरी के बारे में सीख गए, ओम्स लॉ सीखे, रेसिस्टेंस के बारे में सीखे। अब आगे बढ़ते हैं
जिसमें हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ का दो लॉ है, एक है किरचॉफ्स करंट लॉ और एक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या क्या है भाई? एक में लिखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं KCL, और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग KVL बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी KVL। तो एक एक करके दोनों लॉ हम लोग डिस्कस करें, नहीं क्या है वो देखिए। एक में किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL। क्या है भाई? यहां पर देखो तो, इसको देखो कैसे करेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग लिख रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है कि कोई इस तरह का सिचुएशन मान लो है, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 है, ये R4 है। इसमें अगर I1 करंट ऐसे आया, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, इसमें I4 करंट है और इसमें I3 करंट है। ये एक जंक्शन है। ये क्या है? जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां से दो रास्ता कम से कम निकलता हो। तो यहां से मान लीजिए एक इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, तो दो से ज्यादा रास्ता निकलने वाला पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये ऐसे अगर केबल रहेगा तो ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता चल रहा है, ऐसे आए ऐसे गए, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? लेकिन यहां से अगर एक और रास्ता निकल जाए तो दो, यहां पर आके दो रास्ता है, तो ये जंक्शन हो गया। तो उसी तरह से ये जंक्शन है। तो किरचॉफ का कहना था कि चूंकि चार्ज कंजर्व है, तो किसी जंक्शन पर सेकेंड जितना चार्ज पहुंचेगा, उस जंक्शन से पर सेकेंड उतना ही चार्ज निकलेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करेंट, किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग करेंट, जो आने वाला है, ये आया, ऑल द इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द आउटगोइंग करेंट फ्रॉम द जंक्शन। यानी किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से निकल जाएगा। ये कहानी है, ठीक है ना? तो लिखेंगे on the law states, the law states on the basis of, on the basis of conservation of charge. The law states on the basis of conservation of charge that charge क्या कि the algebraic sum of, the algebraic sum of all the incoming current
at a junction is equal to the algebraic, यार ऐसे होता algebraic sum of all the algebraic sum of all the outgoing current from that junction। सही है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी इस हिसाब से क्या लिखा जाएगा वो देखिए। है ना, दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 और I2 आया, इस दोनों का सम I3 और I4 गया, उसके बराबर है। ठीक है ना। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो और पता पड़ेगा। मिटा दें। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये R6 है और ये R7 है। ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए कि इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 1 एम्पियर है, इसमें 3 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है, और इसमें 5 एम्पियर है। क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट इन R1 एंड R4। R1 और R4 में क्या करंट है ये बताना है। R1 और R4 में क्या करंट है, ये सवाल है। तो सिंपल है बिल्कुल। देखिए आप यहाँ से 1 एम्पियर, पहले तो इधर देखो, क्योंकि इसमें सब 2 एम्पियर आया, इधर 5 एम्पियर गया, इधर 3 एम्पियर गया, निकला कितना, 5 और 3 8 निकला, और आया है इधर से 2, तो इधर से 2 आया है, तो इधर से 6 आना पड़ेगा ना। IR4 में क्या होना चाहिए, 6 एम्पियर। IR4 में 6 एम्पियर होगा तो 6 आया और 2 आया, 8 आया, और 5 और 3 8 निकल गया, तो उस हिसाब से ये निकल गया। अब इसमें 6 एम्पियर है, देखो इसमें 6 एम्पियर हो गया तुमको, तो क्या है, इसमें 2 एम्पियर निकला है, इधर 6 एम्पियर निकला है, तो 6 और 2 8 एम्पियर यहाँ भी निकल गया, और 1 एम्पियर भी निकला ही है, तीनों निकल रहा है, 3 2 6 8 है 9। इधर से आना कितना चाहिए, इधर से आना भी चाहिए 9 एम्पियर, यानी IR1 में क्या हो गया,
IR1 में आपको हो गया 9 एम्पियर। बोलो, तो इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है, लेकिन सवाल बनाने में जब इसका यूज़ करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ क्यों पढ़ रहे थे। वैसे तो देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि अरे भाई इसमें क्या है, ज्वाइंट पे जंक्शन पे नेट करंट बैलेंस कर देना, जितना आया उतना गया, यही है ना। अब देखो आगे, नेक्स्ट ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था जी, सॉरी करंट लॉ था। अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्योंकि इसी से सारा सवाल आपका बनेगा जो भी आप सोचते हैं। देखिए कैसे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। देखो जी क्या है ये जैसे सपोज करो एक ये रेसिस्टेंस है, एक ये बैटरी है, फिर ये एक और चीज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीखने से पहले एक और चीज पहले हम सीख लेते हैं, तब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीखेंगे। जरूरी था वो, हम लोग दिमाग से निकल गया था। रुको जी रुको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सीखने के पहले हम लोग ये सीख लें, हीट लॉस across resistance, heat loss across resistance when current passes through it, when current passes through when current passes through it। किसी किसी रेसिस्टेंस से अगर करंट पास कर रहा है तो हीट लॉस क्या होगा। देखिए ये रेसिस्टेंस आर है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने से हो क्या गया, देखिए यहां से यहां करंट गया तो वोल्टेज घट गया, वोल्टेज घट गया यानी एनर्जी घट गया। क्यों घटा सो समझो, हीट लॉस क्या हुआ, हीट लॉस बराबर, सॉरी हीट डेवलप्ड बराबर हीट डेवलप्ड, हीट डेवलप्ड बराबर लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए मानो, सॉरी इस पॉइंट को ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो, क्या हो गया, Q इंटू वी ए माइनस क्यू इंटू वी बी। ये लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ। हीट लॉस के बजाय हीट डेवलप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हीट डेवलप, हीट डेवलप्ड across resistance when current passes। तो लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी क्या होता है यार, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, ए का पोटेंशियल वी ए और बी का पोटेंशियल वी बी। तो ए के पास एनर्जी कितना था, क्यू चार्ज का, क्यू वी ए। मान लीजिए अगर क्यू चार्ज फ्लो किया तो क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। अब अगर मान लो स्मॉल हीट डेवलप का बात करें, हीट डेवलप्ड इन ए स्मॉल टाइम dt, तो इसको हम लोग dh लिखेंगे, dh बराबर डी क्यू वी ए
माइनस डी क्यू वी बी। बोलो जी, डी क्यू चार्ज, मान लो dt समय में डी क्यू चार्ज फ्लो किया, तो उस डी क्यू चार्ज का ए पे पोटेंशियल, माने ए पे पोटेंशियल था वी ए, तो डी क्यू चार्ज का एनर्जी ए पे क्या हो गया, डी क्यू वी ए, और बी पर क्या हुआ, डी क्यू वी बी। तो जो एनर्जी में लॉस हुआ वो कहाँ चला गया, हीट लॉस हो गया, सॉरी हीट डेवलप हो गया। तो डी एच बराबर अपन लिखेंगे हम लोग, डी क्यू को कॉमन कर लीजिए, डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। सही है ना, एक तरफ करते हैं। अब इधर लिखो, तो डी एच बराबर डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई डी टी। अब वी ए माइनस वीवी को कितना, आई आर। यानी डी एच निकालने का एक फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर डी टी। ये क्या लिखे समझे आप, ये हम जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी करेंट होता है, तो डी क्यू बराबर आई डी टी, डी एच बराबर आई स्क्वायर आर डी टी हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर यहां से h निकालना है तो निश्चित रूप से आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करना होगा 0 से t तक। इफ करंट इज कांस्टेंट, इफ करंट इज कांस्टेंट, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर और डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t, यानी h आ गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर इंटू टी डायरेक्ट लगा सकते हैं टी टाइम में हीट डेवलप, अगर करंट कांस्टेंट है तो। और अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो आई का जो भी वैल्यू है यहाँ पुट करके 0 से टी तक इंटीग्रेट करके एच निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये कहानी है, इसको आप पहले लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो क्या है, ठीक है मिटा दें। हीट डेवलप देख लिए आप लोग, किसी रेसिस्टेंस में हीट डेवलप क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्या लिख रहे थे, हाँ, अब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ने की स्थिति में आ गए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या एक सवाल करें क्या इसके पहले, एक क्वेश्चन करते हैं फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे चलते हैं। एक और, चूंकि अब हीट लॉस पढ़े हैं तो एक सवाल कर लिया जाए। एक क्वेश्चन लिखो ना, एक कंटेनर कंटेन 10 kg water at 10 डिग्री C। ठीक है, if a immersion heater of resistance 100 ohm, of resistance 100 ohm is taken inside water, ठीक है, if current through heater is 5 ampere, then find the rise in temperature of water, then find the rise in temperature of water in 50 minutes, है ना।
the water equivalent of container is 2 kg। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 2 kg है एंड specific heat of water is 4200 जूल पर केजी केल्विन। बनाइए 4200 जूल पर केजी केल्विन, ये सवाल है। क्या होगा ये बताना है। थोड़ा इसमें कैलोरीमेट्री का भी यूज कर दिए हैं, समझिएगा आप इस क्वेश्चन को थोड़ा। एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है और एक इमर्सन रॉड इसमें डाल दिए। ये इमर्सन रॉड क्या करता है, पानी को गर्म करता है। कैसे गर्म करता है, जब उस रॉड से करंट पास कर रहा है तो हीट लॉस हुआ, हीट डेवलप हुआ। कितना, H बराबर I स्क्वायर RT, और इस हीट को लेके ये पानी गर्म हो जाएगा। पानी, तो ये हीट कहाँ गया, पानी को गर्म करने में खर्च हुआ, यानी पानी हीट एब्जॉर्ब किया। तो केवल पानी हीट एब्जॉर्ब किया कि बर्तन भी हीट एब्जॉर्ब किया, सोचो। पानी के साथ साथ ये बर्तन जो है, ये कंटेनर जो है वो भी गर्म हो रहा है। तो हीट लेने का काम दोनों किया, पानी भी हीट एब्जॉर्ब किया और बर्तन यानी कंटेनर भी हीट एब्जॉर्ब किया। कहेंगे हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कंटेनर, यानी I यानी कितना, 5 का स्क्वायर, R यानी 100, टाइम कितना लगा 50 मिनट, यानी 50 मिनट को सेकेंड में बदलो 60, इतना हीट दिए। वाटर कितना हीट गेन करेगा, अगर मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया तो m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, मास स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, ये वाटर के द्वारा हीट लिया गया। और कंटेनर कितना हीट गेन किया, तो कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, किसी भी बॉडी का, किसी बर्तन का अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना, तो उतना हम पानी समझ जाएंगे। उस बॉडी के जगह पे या उस बर्तन के जगह पे क्या समझेंगे कि उतना पानी दिया हुआ है। तो मास ऑफ वाटर, जब ये पानी ही है तो स्पेसिफिक हीट पानी का यूज करेंगे, SW डेल्टा टी, यानी SW डेल्टा टी दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पर मास क्या था 10 kg, ये वाटर इक्विवेलेंट कितना था 2 kg। तो क्या करेंगे 10 और 2 12 इंटू 4200 इंटू डेल्टा टी, इसको सॉल्व कर दो, डेल्टा टी निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो उतना पानी बर्तन के जगह पे मान लेंगे। तो 10 kg पानी पहले से था, अब बर्तन के बदले 2 kg पानी माने तो टोटल पानी हो गया 12 kg, और इस तरह से अपना डेल्टा टी निकल आया। ठीक है ना। तो ये कहानी है, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं हीट लॉस के फॉर्मूला को। आगे जब बढ़िएगा तो पावर वावर पढ़ाएंगे तो इसका और यूज समझ में आएगा। लेकिन अब हम पहले आगे बढ़ते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग बात करेंगे अब। ये मिटा दें, चलो आगे।
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। ये क्या होता है भाई? देखो, तो जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस है R1, एक बैटरी है, ये XI1 मान लिए, फिर कोई रेसिस्टेंस है, फिर इधर भी एक रेसिस्टेंस है, एक बैटरी है, फिर एक रेसिस्टेंस है, सब कुछ मान लो R1, R2, R3, R4, ये XI2 है ना। ऐसा एक सर्किट हम बना लिए। तो इस सर्किट में 2 बैटरी लगा हुआ है और बाकी रेसिस्टेंस। आप किसी एक बैटरी के हिसाब से इस पे करंट फ्लो करा दो, किसी एक बैटरी के हिसाब से। नॉर्मली उस बैटरी के हिसाब से करंट फ्लो कराना चाहिए जिसका ईएमएफ ज़्यादा है, क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। हम मान लेते हैं कि XI2 ज़्यादा है, सपोज करो। तो ऐसे करंट फ्लो किया, आई करंट, एक ही वायर चल रहा है तो वही करंट आगे बढ़ेगा, वही करंट आगे बढ़ेगा, वही करंट आगे बढ़ेगा, वायर सेम है। और जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला उसके निगेटिव पे उतना ही करंट पहुंचेगा। जैसे कैपेसिटर में हम बताते थे कि भाई बैटरी कोई चार्ज का सोर्स नहीं है कि बैटरी अपने तरफ से चार्ज देगा। जितना पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो कराए हो, निगेटिव पे उतना चार्ज पहुंचना चाहिए, तभी ना चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। उसी तरह से चार्ज का फ्लो ही तो करंट है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला, निगेटिव पे उतना ही पहुंचना चाहिए। अब यहाँ से निकाल रहे हो तो इस बैटरी पे आ रहा है करंट, क्योंकि जैसा पोलरिटी दिया रहेगा उसी हिसाब से होगा। किसी एक बैटरी को रिफरेंस मान के ही हम करंट फ्लो कराएंगे। तो इस बैटरी पे करंट आ रहा है तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाले और वो एक ही रास्ता है, जाते गया जाते गया जाते गया, अब उसके निगेटिव पे उतना ही पहुंच गया। तो इस तरह से हम करंट फ्लो करा लिए सर्किट में। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लिखते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी बराबर टोटल हीट, टोटल हीट डेवलप्ड, टोटल हीट डेवलप्ड across resistance, total heat developed across resistance। तो बैटरी क्या क्या वर्क किया भाई? अगर आप यहां देखिए तो यहां करंट बैटरी में माने पॉजिटिव की तरफ करंट आ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में बैटरी वर्क नहीं करता है, बल्कि बैटरी के ऊपर वर्क हुआ। तो बैटरी के ऊपर वर्क हुआ तो उसको हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि बैटरी जो काम किया उसको हम प्लस लेने वाले हैं। क्योंकि जब उसको प्लस लेंगे तभी ना हम बोलेंगे कि जो बैटरी काम किया है वो खर्च कहाँ हुआ, रेसिस्टेंस के हीट लॉस में खर्च हुआ। तो उसमें बैटरी को काम करना है, यानी बैटरी जो काम किया वो प्लस, और वो सारा एनर्जी कहाँ चला गया? हीट लॉस अक्रॉस रेसिस्टेंस, हीट डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस। तो बैटरी जो वर्क किया यहां देखिए, ये -XI1I dt। क्यों भाई? वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला हम यहां लिख दे रहे हैं, याद करा रहे हैं आपको, XI इंटू DQ। मान लो DQ चार्ज फ्लो किया DT समय में,
तो चार्ज इनटू ईएमएफ, यही ना वर्क डन बाय बैटरी होता है। तो E इंटू डी क्यू, ये वर्क डन बाय बैटरी हुआ, तो डी क्यू को आई डी टी लिख लिए, डी क्यू को आई डी टी लिखे हैं। दूसरा, ये बैटरी देखो, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है और निगेटिव पे आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करंट फ्लो किया, यानी यहां पर बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी जो वर्क किया वो प्लस, यानी एक्साई2 इंटू आई डी टी, करेंट तो सब में सेम ही है, तो dt समय में इतना वर्क हुआ, ये टोटल वर्क डन बाय बैटरी हो गया। अब रहा हीट लॉस, तो सारा रेसिस्टेंस हीट लॉस कर रहा होगा, है ना, हीट डेवलप हो रहा होगा सारे रेसिस्टेंस में, जो कि सराउंडिंग में चला जा रहा होगा, यानी इसका हीट लॉस हो गया। क्या हुआ, ये इसके क्रॉस कितना हीट डेवलप कर दिया, ये आई स्क्वायर आर वन डी टी प्लस इसके क्रॉस आई स्क्वायर आर टू डी टी प्लस आई स्क्वायर आर थ्री डी टी, अब प्लस आई स्क्वायर आर फोर डी टी। ये चारों रेसिस्टेंस में ये हीट लॉस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब आई डी टी सब में कट गया, आई डी टी आई डी टी आई डी टी, देख लो कितना आ गया, ये माइनस एक्साई वन प्लस एक्साई टू बराबर आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री आई आर फोर। एक तरफ कर लीजिए, तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर प्लस एक्साई वन माइनस एक्साई टू बराबर 0। ये कहानी आया, मतलब ये हुआ कि देखो करंट के डायरेक्शन में चलते हैं नॉर्मली, माने कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर आप करंट के डायरेक्शन में घूमो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस लूप में हम ऐसे घूम रहे हैं, ये पूरा एक लूप है, इस लूप में ऐसे घूम रहे हैं, इस लूप में ऐसे घूमते हुए ये आई आर वन क्या है, आई आर वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस है। तो आई आर वन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां से यहां गए तो ये पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव आई आर वन। फिर यहां से यहां गए, उसके बाद प्लस एक्साई वन, क्यों प्लस एक्साई वन, क्यों, क्योंकि हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो, तो देखो प्लस एक्साई वन है कि नहीं है। फिर आगे बढ़ो, आई आर टू, ये आई आर टू भी हाई से लो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई आर टू प्लस है, ये एक्साई वन का भी काम हो गया है। आई आर टू के बाद क्या है, आई आर थ्री, तो ये आई आर थ्री सब प्लस है कि नहीं है। फिर आई आर थ्री के बाद देखो ये माइनस एक्साई टू, क्यों, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहे हैं, यानी लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई जाएंगे तो निगेटिव होगा, तो माइनस एक्साई टू। अब फिर करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो आई आर फोर, तो आई आर फोर। ये सारा पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का प्लस यहाँ का, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या है, 0। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी लूप में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होगा, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब इसमें कहिएगा कब प्लस लिए कब माइनस लिए, तो प्लस और माइनस लेने के लिए कोई अलग से स्कीम नहीं सीखना है, कोई साइन कन्वेंशन सीखने का जरूरत नहीं है। आप ये डिसाइड कर लो कि हम लूप में ऐसे घूमना चाहते हैं या ऐसे घूमना चाहते हैं। पहले आप ये लूप में ये इंडिकेशन अपने हिसाब से आप जैसे घूमना चाहते हैं दे दीजिए। मान लीजिए हम ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे घूमते हुए अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर पॉजिटिव होगा, करंट के अपोजिट जाएंगे आई आर निगेटिव होगा। बैटरी के पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, मतलब हाई पहले आया लो बाद में आया, तो डिफरेंस पॉजिटिव होगा।
अगर लो पहले आया हाई बाद में आया तो डिफरेंस निगेटिव होगा। तो इसमें कोई अलग से साइन स्कीम लगाने का जरूरत नहीं है, एक ही साइन स्कीम है कि हाई से लो की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव और लो से हाई की तरफ आएंगे तो निगेटिव। ओबियस बात है भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को घटाओगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, और लो से हाई को घटाओगे तो नेगेटिव होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है हम लोग ये लिख सकते हैं कि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 प्लस XI1 माइनस XI2 बराबर 0। यानी लॉग क्या है वो अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ states the sum of all the potential difference in a loop is equal to 0। equal to 0। The law is based on the conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखो, द लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके, मिटाते जाएं। ये आप कंजर्वेशन का लॉ समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिस पर हम कोई भी सवाल करें आसानी से कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 5 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 5 ओम और ये 4 ओम, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, ये सवाल है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? तो देखिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करें, थोड़ा समझें। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इससे करंट निकालो। मान लो इससे I करंट चला,
तो ये आई करंट यहाँ आया, आई करंट यहाँ आया, यहाँ गया। यहाँ से करंट जाने का 3 रास्ता है। इसमें मान लो I1 चला गया, इसमें मान लो I2 चला गया, जो बचा वो इसमें गया। कितना गया? I माइनस I1 माइनस I2, ये इसमें चला गया ही ना भाई। केसीएल यहीं पे लगा दिए, किरचॉफ्स करंट और लगा दिए, तभी ऐसा कर रहे हैं ना भाई। आई करंट आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, जो बचा वो इधर गया, यही तो केसीएल है। ये करंट इधर से आके इसमें चला गया, फिर यहाँ से I2 आया और इससे I माइनस I1 माइनस I2 आया, दोनों जुट गया, तो इसमें कितना चला गया? I माइनस I1। फिर ये I माइनस I1 इसमें आया और यहाँ से I1 पहुंचा, तो दोनों मिलके इसमें I चला गया। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट चला था, निगेटिव पे उतना पहुंच गया ना। ऐसे इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे पहले। बात समझ रहे हो? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखाएंगे। अब हमारे पास कितना लूप है? 3 लूप है। एक लूप ये, अब देखो कैसे घूमे, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है नॉर्मली, तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे लूप में बना लेते हैं। घूमने का डायरेक्शन आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। फिर इसमें ऐसे करंट आ रहा है, तो ऐसे दूसरा लूप ये है हमारा, और ये तीसरा लूप में ऐसे करंट है, तो तीसरा लूप में भी ऐसे घूम रहा है। नहीं देखो, ये तीनों लूप में हम लोग घूमने का डायरेक्शन दिखा दिए। अब अलग अलग लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे। अप्लाइंग KVL in loop 1, अप्लाइंग KVL in loop 1। इस लूप में KVL लगाओ 1 में, तो यहां से शुरू किया -10, सारा पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करना है। -10 -10 +2i +2i या +3i1, देख रहे हो? +3i1 बराबर 0। यहां से चले थे, घूम के फिर यहीं पहुंच गए, हो गया। तो एक इक्वेशन ये आ गया कि 2i + 3i1 बराबर 10, ये एक इक्वेशन है। अब इसी तरह से लूप 2 में KVL लगा दें। अप्लाइंग KVL इन लूप 2, KVL इन लूप 2, लूप 2 में KVL लगाओ, तो यहां से चल रहे, मान लो यहां से स्टार्ट किए, तो 5i माइनस I1, क्या? -5 बैटरी का। इसके बाद देखो इधर आ रहे हैं, अगर हम इधर आएंगे, तो करंट इधर है, लेकिन हम लोग इधर आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं ना, तो ऐसे आ रहे हैं, यहां से चले चले चले, यहां से इधर आए, करंट के अपोजिट आए, तो ये वाला डिफरेंस निगेटिव आएगा। कितना? -3i1, -3i1 के बाद इधर जाएंगे +2, ये देखो पहले हाई है फिर लो है, +2 और उसके बाद करंट ऐसे ही जा रहा है 1 ओम में, तो I2 × 1 प्लस I2 × 1 बराबर 0, I2 × 1 बराबर 0, ये हो गया। यानी ये हो गया 5i माइनस 5i1, 5i1 और 3i1 -8i1 प्लस I2, अब -5 + 2 -3, यानी 3 इधर आ गया। ये दूसरा इक्वेशन हुआ जी। इसी तरह से लूप 3 में अप्लाइंग KVL इन लूप 3, लूप 3 में देखिए, यहां से चलते हैं, ठीक है, ये B से चले,
4i माइनस i1 माइनस i2, फिर इधर आ गए, तो अब इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, तो यहां तो निगेटिव लेना होगा, कितना, माइनस i2, करंट i2 है, रेसिस्टेंस 1 है, अब फिर -2 बराबर 0। अब बोलिए 4i माइनस 4i1, अब -5i2 बराबर 2, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, कौन कौन, i1, i2, i, सॉल्व कर सकते हैं। इस तीनों इक्वेशन से i1, i2 और i निकालो, ठीक है ना। और जब ये निकल जाएगा तो हमको निकालना है VA माइनस VB। अगर हम यहाँ लिखें कि ये चलो भाई VA माइनस VB लिखते हैं, तो हम A माइनस B कर रहे हैं, यानी A से B आ रहे हैं, लेकिन करंट B से A जा रहा है, उल्टा है। तो ये डिफरेंस -3i1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, -3i1 के बराबर डिफरेंस होगा। और इस तीनों इक्वेशन के मदद से हमको i1 निकल ही जाएगा, i1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। इसके आगे की हम आपको बताएं, कुछ सवाल दे रहे हैं, पहले वो बनाइए, जब सवाल बना लेंगे तब जो है हम अब आगे इसके आपको बताएंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन आपका डीपीपी, सॉरी जो डीपीपी है उसको देखो, डाले थे ना जी करंट का पैकेज। करंट का पैकेज भी डाउनलोड हो रहा है इसमें। देखिए तो डीपीपी 1 बनाना है, आप सब जो लोग डीपीपी 1 पूरा बनेगा, और उसके बाद डीपीपी 2 का कुछ सवाल दे रहे हैं, डीपीपी 2 का आपको होमवर्क हम यहाँ लिख रहे हैं। होमवर्क ये है, डीपीपी 1 और डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, यही 4 सवाल बनाइए, है ना, ये 4 सवाल बनाना है। अब बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब एक और 14 नंबर क्वेश्चन, 4 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन भी बनाओ, 14 नंबर, और 14 के बाद 15, 16, 15, 16, चलिए इतना बनाइए पहले, फिर आगे देखते हैं। ये होमवर्क है, और अगले क्लास में जब हम आएंगे तो इससे आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं, फिर बात करेंगे।